हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th की फर्स्ट बुक के थर्ड चैप्टर को, जो कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। उसके काफ़ी सारे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया था, काफ़ी सारे टॉपिक्स को। आज हम उसी को आगे करेंगे और आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हम जानते हैं कि जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी जब हम चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होता है फर्म का, तो उसमें रीअसेसमेंट होती है लायबिलिटीज़ की और रिवैल्यूएशन होता है असेट्स का। जो असेट्स की वैल्यू होती है, हो सकता है वो कम हो रही हो सकता है वो ज़्यादा हो रही हो। रीअसेसमेंट में मतलब लायबिलिटीज़ की वैल्यू हो सकता है कम हो रही हो सकता है ज़्यादा हो रही हो। तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए इसमें भी दो तरीके हैं जिस तरीके से आप इसके एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है व्हेन रिवाइज्ड, यानी चेंजेस वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब जो है, जो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी, नई वैल्यू आएगी, चाहे वो कम आए चाहे ज़्यादा आए, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बैलेंस शीट में। ठीक है। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस वी प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये सारी जो पर्टिकुलर एंट्रीज हैं इनको करते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड है। ये बेसिकली आपको तब दिखाएगी जब आपका नुकसान हो रहा होगा, चाहे वो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से हो रहा हो या आपकी असेट्स घटने की वजह से हो रहा हो। और दूसरा ये साइड जो है ये आपको प्रॉफिट दिखाएगी, चाहे वो आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ने से हो रहा हो या लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटने से हो रहा हो। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब हमें असेट को रिकॉर्ड करना है, मान लीजिए हमें जो है हमारी जो असेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है। पहले 50,000 की असेट थी, वो अब 40,000 की हो गई है। तो 10,000 से वो वैल्यू हमारी जो कम हुई उसकी एंट्री होगी यहाँ पे, मतलब उसको हम यहाँ लिखेंगे टू असेट्स अकाउंट 10,000। ये है डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब जब आपकी वैल्यू कम हो रही हो असेट्स की। ठीक है। दूसरा फिर इसी में है लायबिलिटीज़ अकाउंट, तब लिखेंगे किसी भी लायबिलिटीज़ के ऊपर जब उसकी वैल्यू बढ़ रही हो। क्योंकि देखिए जब वैल्यू बढ़ेगी तो हमें लॉस हो रहा होगा, क्योंकि हमें और एक्स्ट्रा पेमेंट अब करना पड़ेगा बाद में, तो इस वजह से वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जब हम किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब हमारी लायबिलिटी थी हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, हम जब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, किसी भी जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जो नाम है वो और उसका अमाउंट। ठीक है। डेबिट साइड आएगा क्योंकि हमारे लिए लॉस है। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स को मान लीजिए हमने कोई रेम्यूनरेशन है, ठीक है, जो पार्टनर को दिया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसको हम डेबिट साइड डाल देंगे। उसके अलावा या फिर हमारे कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ही हम होते हैं, तो वो डेबिट साइड आएंगे क्योंकि वो भी हमारे लॉसेज हैं। ठीक है। कैश या फिर बैंक से जाएंगे। अब उसके बाद इसकी क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में तब आएगा जब आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। देखिए लिखा है ना इंक्रीज इन वैल्यू, और यहाँ पे इंडिविजुअली का मतलब है, आप ऐसा नहीं लिख देंगे कि मान लीजिए आपकी 2 से 3 असेट्स हैं, मान लीजिए बिल्डिंग थी, मशीनरी थी, लैंड थी, उसको आपने तीनों का बस एक साथ लिख दिया टू असेट अकाउंट, अगर अमाउंट कम हो रहा था तो एक साथ नहीं, इंडिविजुअली, मतलब हर एक असेट का अलग अलग। मान लीजिए अगर हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हुई है तो टू मशीनरी अकाउंट, मान लीजिए हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जब हमारी डिक्रीज़ होती है लायबिलिटीज़ की वैल्यू, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है, तो ये भी क्रेडिट साइड हो जाएगा, ये भी इंडिविजुअली लिखा जाएगा किसी भी लायबिलिटी के नाम से। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे ये भी इंडिविजुअली चलेगा। और उसके बाद बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, या फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर। देखिए जब प्रॉफिट आ रहा होगा इसका मतलब हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा होगी तो हमें गेन होगा, और जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो हमें लॉस होगा। ये हमारे पार्टनर्स को दिया जाता है। ठीक है। अब जब हम एंट्रीज देख लेते हैं, जो हमारी एंट्रीज क्या बनती है जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। ठीक है। देखिए सबसे पहले इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, जब किसी असेट की वैल्यू बढ़ती है, तो देखिए जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट जाहिर सी बात है जब वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होती है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। और यही दूसरा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, जो आपकी असेट थी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी आपकी असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो यही इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू असेट्स अकाउंट। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। देखिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अब आपकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, हमें पता है लायबिलिटी की जो जो होती है वो क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस में देखी जाती है लायबिलिटी। ठीक है। तो जब बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा ये,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में डालते हैं ना हम लायबिलिटी को। अभी हमने अकाउंट जो हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें देखा इस तरीके से होता है, ठीक। उसके बाद आता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लायबिलिटी करके, है ना। उसके बाद देखते हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें भी ये होगा अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ डेबिट हो रही होगी इसके क्रेडिट साइड में जाएगी, है ना। उसके बाद आता है फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, हमने वो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, जो लायबिलिटी का नाम है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है सातवीं एंट्री, जो कि बनती है इसके अंदर है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन, मतलब जो है आपका जो रिवैल्यूएशन हो गया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, अब उसके बाद जो बैलेंस आया, चाहे वो प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो, उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री, ठीक है। सबसे पहले देखिए आफ्टर रिवैल्यूएशन वी गॉट गेन, मतलब हमें जो गेन हुआ है, यानी हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी डेबिट साइड कम थी, हमें गेन हो गया, अब हमें वो पार्टनर्स को देना है। तो देखिए जब पार्टनर्स को देंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे ना हम उसे, ठीक है। और इन ओल्ड पीएसआर, मतलब जो आपका पुराना पीएसआर है, ओल्ड रेशियो है, उसी के अकॉर्डिंग होगा, नए रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग चलना होता है इसमें। उसके बाद आता है इफ़ आफ्टर रिवैल्यूएशन वी गॉट लॉस, मतलब हमें लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो ठीक इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। अब देखिए दूसरा जो हमारा केस है वो क्या है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट बी रिकॉर्डेड, मतलब जो है जो आप रिवाइज्ड वैल्यू जो आपकी आएगी उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, जो आपकी पहले वैल्यू थी उसी को रिकॉर्ड करोगे, आप नई वैल्यूज़ को कुछ रिकॉर्ड इसमें नहीं करोगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके 4 स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में देखते हैं, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, आपको जो है नेट इफेक्ट निकालना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले उसमें किया था ना कि हमें डायरेक्ट नेट इफेक्ट निकाल लेना होता है, जो हमारा एडजस्टेड आता है प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आता है, जो हम पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस निकाल के निकालते हैं, उसको हम डायरेक्ट नेट इफेक्ट के थ्रू कर लेते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी, कि इसका हम डायरेक्ट नेट इफेक्ट निकालेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारे जो वैल्यू बढ़ रही है यानी हमारे क्रेडिट साइड में जा रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, ठीक। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, हमें नुकसान हो रहा है तो ये हमारे लॉस के लिए एक्सपेंसेस के थ्रू देखा जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, ये भी हमारे लिए नुकसान है, ये भी हमारा लॉस के रूप में आएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज मतलब हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है तो इसको हम प्रॉफिट में डालेंगे। देन हम इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेट इफेक्ट आपका हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, ठीक है। अब स्टेप 2 जो था है फाइंड गेन एंड सेक्रीफाइस रेशो, हमें सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकालना है, जिसको गेन हो रहा है उसका गेन निकलेगा, जिसका सेक्रीफाइस हो रहा है उसका सेक्रीफाइस निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट, मतलब जो हमने नेट इफेक्ट निकाला है, अमाउंट निकाला है, गेन और सेक्रीफाइस रेशो निकाला है, उसको मल्टीप्लाई करके हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे। जैसे देखिए पहला क्या है, फॉर गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर का कैसे निकलेगा, गेन प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई में नेट इफेक्ट, ऐसी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का निकलेगा सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर इनटू में नेट इफेक्ट, ठीक है। ये अमाउंट आपको निकाल लेना है। देखिए क्या क्या करना है, सबसे पहले आप नेट इफेक्ट निकालेंगे, देन गेन और सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, देन आप उस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल से ये पास जनरल एंट्री पास कर देंगे। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, अगर आपको गेन हुआ है मतलब आपका ये जो पॉजिटिव इफेक्ट आया तो आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यही अगर आपको नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे मिलता है तो फॉर लॉस होगा इसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर जो है कंपनसेट करता है, और जब लॉस होता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट करना है हमें कैपिटल का, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब है जो आपकी मतलब कैपिटल है
वो आपने बोल दिया कि जो हमारा न्यू रेशो है इसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल हमारी बांटी जाएगी। अब मान लीजिए पिछले जो पहले पार्टनर ने जो कैपिटल रख रखी थी, मान लीजिए वो 60,000 रख रखी थी, बट अभी जो न्यू तरीके से आया जो उसका कैपिटल वो 70,000 आया, तो अब उसको 10,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आनी पड़ेगी ना, लानी पड़ेगी ना। और यही मान लीजिए किसी की पहले इसने 60,000 रख रखी थी, अब जो उसकी नई आई है वो आई है 40,000, तो अब 20,000 कैपिटल तो भाई वो ले ही जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसकी भी एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री है फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का शॉर्टेज हुआ है, मतलब जो है कैपिटल कम है। मान लीजिए कैपिटल उसको रखनी, अब जो है नई जो उसकी कैपिटल आई वो 80,000 आई है, पहले उसकी कैपिटल 60,000 थी, तो 20,000 और लेके आएगा ना, शॉर्टेज हुआ है ना कैपिटल का। पहले जो उसकी कैपिटल थी वो 60,000 थी एडजस्टेड कैपिटल, और अभी जो न्यू कैपिटल जो हमने निकाली कैलकुलेट करके वो 80,000 है, तो उसको 20,000 लाना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, वो बैंक के थ्रू लाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये भी आ सकता है उस पार्टनर का करंट अकाउंट हो। ठीक है, टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर के रिगार्डिंग ये बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल। सरप्लस ऑफ कैपिटल, मान लीजिए उसके जो पहले उसने कैपिटल रख रखी थी वो 80,000 थी, बट जो न्यू कैपिटल आई है वो 60,000 आई है, वो 60,000 आई है, तो उसका एक्सेस हो गया, मतलब सरप्लस, उसने पहले से पैसे ज़्यादा रख रखे हैं, तो अब उस पैसे को वो ले जाएगा। तो कैसे होगा, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर है वो उसका नाम डेबिट हो जाएगा वो। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, या फिर यहाँ पे आ सकता है कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, वो पैसे उतने ले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको, जो मैंने आपको आज का टॉपिक पढ़ाया, जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो आपकी फर्म की जो बैलेंस शीट होती है वो किस तरीके से बनती है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये सब किस तरीके से होता है वो हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:4:3. On 1st April 2016 their balance sheet was as follow. आपको जो है पी क्यू आर एस चार पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया गया है 1:4:3, और 1 अप्रैल 2016 की उनकी बैलेंस शीट दी गई है। क्या उनकी बैलेंस शीट है। ठीक है, आइए बैलेंस शीट देखते हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स में देखिए चारों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 2,30,000 के। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो है आपका 1,70,000 का। उसके बाद आपकी फिक्स एसेट्स हैं जो कि हैं 12,70,000 की, और करंट एसेट्स हैं 5,30,000 की। दोनों साइड का टोटल आपका 18 लाख है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,70,000। जो उनकी गुडविल है फर्म की वो 2,70,000 है, और जो उन्होंने डिसाइड करा है जो फ्यूचर प्रॉफिट्स को वो इक्वली बांटेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें आगे दो एडजस्टमेंट दी गई हैं जो हमें इस क्वेश्चन में करनी है। सबसे पहले है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे वो 2 लाख का है। हमने रिजर्व कितने का बना रखा है, 1,70,000 का, 2 लाख का क्लेम है, यानी 30,000 का हमारा लॉस है। ठीक है, ये आप पहली जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप देख लेंगे। ठीक, 30,000 का हमारे पास लॉस है। अब अगले में देखते हैं क्या बोला गया है। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द कैश केस में बी। देखिए जो इनके जो कैपिटल्स है पार्टनर्स की वो एडजस्ट की जाएगी न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर इनका क्या है बोला गया ना, इक्वली, यानी 1:1:1:1। ठीक है, इक्वली है। अब उसके अकॉर्डिंग इनके जो है कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा, और ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी, मतलब या तो वो कैपिटल लेके आएंगे अगर उनकी एडजस्टमेंट कैपिटल कम होगी तो पहले, और या फिर वो लेके जाएंगे अगर एडजस्टेड कैपिटल उनकी ज़्यादा आई होगी पहले। ठीक है, इसमें हमें बोला गया प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी जो नई फर्म इसकी बनी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या बनाना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमारे पास असेट्स वसेट्स की कुछ वैल्यू कम ज़्यादा या फिर लायबिलिटीज़ का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, केवल एक एडजस्टमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि है 2 लाख का।
हमने रिजर्व बना रखा था 1,70,000 का, तो 30,000 का हमने इधर लॉस डाल दिया। और कोई एंट्री हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट में है नहीं। देखिए इधर जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का लॉस था इसलिए डेबिट साइड आया, हमारे लिए नुकसान था। अब देखिए इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्स टू PQRS। चारों पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था, 1:4:2:3। उसमें हमने इसको बांट दिया, इनको मिल गया 30,000। ठीक है, ये लॉस हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। दोबारा देख लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था हमारे पास 2 लाख का, 1,70,000 का हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था हमने, 30,000 का लॉस हो गया। ये 30,000 का लॉस पार्टनर्स में चला गया 1:4:2:3 में। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए पहले हमारा फॉर्मेट पार्टिकुलर PQRS चारों पार्टनर्स का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस को इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। हमें पता है जो हमारी बैलेंस शीट थी उसका बैलेंस कितना था, उसमें जो हमें पार्टनर्स का बैलेंस दे रखा था वो था बाय बैलेंस BD 2 लाख, P का था, Q का 3 लाख था, R का 4 लाख था, S का 5 लाख था। ये इनका बैलेंस था। ठीक, अब उसके बाद हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को हमने इधर डाल दिया, 3,000 P का, 12,000 Q का, 6,000 R का और S का 9,000। ठीक है, ये हमने इधर ये डाल दिया। ठीक है, अब हम इसके आगे कैलकुलेशन को करने से पहले सबसे पहले हम इसके वर्किंग नोट्स को बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो हम करेंगे गुडविल की। क्योंकि देखिए हमें वो गुडविल इसके अंदर दी गई थी ना, 2,70,000 की इसके अंदर हमें गुडविल दी गई थी। ठीक है, उसके एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट में हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है सबसे पहले। तो देखिए वैल्यू ऑफ फर्म की गुडविल हमें 2,70,000 बोली गई थी। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन रेशो, हम सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेन रेशो को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है जब हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशो इनका 1:4:2:3 था, न्यू रेशो 1:1:1 है। हमने इनको कैलकुलेट किया तो P का कितना आ गया, -6/40 का गेन आ गया। Q का कितना आ गया, 6/40 का सेक्रीफाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है। हमें पता है जब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस किया गया है, और जब नेगेटिव आता है इसका मतलब गेन हुआ है। ठीक है, R का भी इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका गेन आ जाएगा -2/40 का, और S का जो है इसका सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/40 का। ठीक है, तो देखिए जो हमारे गेन है वो सेक्रीफाइस के बराबर है ना, तो इससे पता चलता है जो हमने कैलकुलेशन करी है सही है। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट कितना कितना है। देखिए हमने क्या बताया था, जब इसकी एंट्री होती है तो क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए गेन कौन कौन कर रहा है, P और R गेन कर रहे हैं -6/40 और -2/40। तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए अब हमने कैलकुलेट कर लिया, 2,70,000 का 6/40, 40,500 P के थ्रू है, और R का कितना है, 13,500। ठीक है, ऐसे ये जो इनका जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है इसमें भी वही आ जाएगा सेम। इसका 6/40 40,500 और इसका 2/40 13,500। ठीक है, ये आपकी आ गई एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब आइए इसकी एंट्री को कर लेते हैं किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उस एंट्री को करेंगे। सबसे पहले देखिए जो उसके अंदर जो गेन कर रहे थे, गेन कौन कर रहे थे, पी और जो आर थे वो आपके गेन कर रहे थे। तो गेन कर रहे थे तो इसका मतलब वो पैसे ला के देंगे, वो कंपनसेट करेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, 2Q's करंट कैपिटल अकाउंट। Q और S के लिए P ने कितने दिए, 40,500, R ने कितने दिए, 13,500। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने जो वर्किंग नोट के थ्रू जो कैलकुलेशन करी है उसको आपने यहाँ पे आके लिखा है। ठीक है, ठीक इस तरीके से क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय P's एंड R's कैपिटल अकाउंट। P और R के थ्रू किन किन को मिला है, Q को मिला है 40,500 और S को मिला है 13,500। ठीक है, ये आपका कंपनसेट का आ गया। ठीक है, कंपनसेट कितना करा था इन्होंने, ये इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर सबसे पहले करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन। कैपिटल क्या इनकी नहीं आएगी उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हम एडजस्टेड कैपिटल देख लेते हैं पार्टनर्स की। देखिए 2 लाख पहले से जो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था, 3,000 रुपये का जो पार्टनर था P, उसको जो लॉस बियर करना पड़ा रिवैल्यूएशन का, और 40,500 जो P ने दिए, क्योंकि देखिए डेबिट करा ना हमने, यानी P ने 40,500 दिए,
तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई, 1,56,500। ऐसी अब हम क्यू की निकालेंगे। 3 लाख पहले थी कैपिटल, 12,000 का लॉस बियर करना पड़ा और 40,500 तो इसको इससे मिले, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्यू ने देखिए सेक्रीफाइस करा था तो इसको मिले है ना कंपनसेट होके, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 3,28,500। ठीक है, ऐसे ही अब आर का कितना आ जाएगा, 4 लाख माइनस में 6,000 का जो लॉस बियर करना पड़ा आर को, माइनस में 13,500 का जो इसने कंपनसेट करा एस के लिए। ठीक है, तो इधर आ गया। तो 3,80,500 इसका बन गया। एडजस्टेड कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। उसका आता है एस का कितना आ जाएगा, 5 लाख माइनस में 9,000 का जो इसने लॉस बियर करा और 13,500 का जो इसका हमें जो इसको कंपनसेट मिला है। तो 5,04,500 ये हो गया। अब इनका टोटल कर लिया तो 13,70,000 इनकी फर्म की नई गुडविल आ गई। कितनी आ गई, 13,70,000। अब हम हर पार्टनर की गुडविल मतलब वो निकाल लेते हैं जो आपकी कैपिटल है हर पार्टनर की। हर पार्टनर की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 13,70,000 इंटू में 1/4, 1/4 13,70,000 का हो जाएगा। तो 3,42,500 हर एक पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, हर एक पार्टनर की जो कैपिटल आएगी न्यू कैपिटल वो 3,42,500 आएगी। अब इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं। अब देखिए जो हमने कैलकुलेशन कर ली हर एक पार्टनर की, हमारी जो कैपिटल आ गई वो कितनी आ गई, 3,42,500। चारों पार्टनर्स की सेम आई है। हम चारों पार्टनर्स के कैपिटल को यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस शीट डाल के वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि 2 वर्किंग नोट नंबर में हमने इसको कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर बोला गया था जो एडजस्टमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, कैश पे पेमेंट ये लेके जाएंगे या फिर लेके आएंगे, ब्रिंगिंग और पेइंग। ठीक है, तो अब देखिए इस साइड का हम टोटल कर लेंगे। इस साइड का टोटल जो है इन दोनों का टोटल इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो इधर जो ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये पैसा इनको क्या बोलते हैं, इनको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसा यहाँ पे लेके आएंगे तो इनकी जो कैपिटल है वो बराबर होगी। ठीक, इस तरीके से अब इस साइड का टोटल हम करते हैं तो इधर का टोटल ज़्यादा आता है आर और एस का, तो अब इनको इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी इन्होंने ज़्यादा कैपिटल यहाँ डाल रखी है। ठीक है, ज़्यादा कैपिटल डाल रखी है तो ये इतना ले जाएंगे। ठीक है, ये इतना पैसा यहाँ से लेके चले जाएंगे, 38,000 और 1,62,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंट्री होगी। यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग फिगर के थ्रू कुछ पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, कुछ पार्टनर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब लास्ट इसमें क्या बचता है, लास्ट बचता है बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट 1 अप्रैल 2016, क्योंकि हमें 3 चीज़ें बनाने के लिए बोला गया था। हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा जो आपकी गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं वो आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में ही होते हैं, जिस वजह से आपकी बैलेंस शीट भी गलत बन जाती है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपको जब आप ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसको पूरा टाइम लेके अच्छी तरह से बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद आती है आप बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सबसे पहले वही कैपिटल का बैलेंस चारों पार्टनर्स का इक्वल है, तो 13,70,000 तो ये आ गया। अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 2,30,000 पहले भी थे, अब भी हैं, कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद है प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखिए जो वर्कमैन कंपनसेशन में जो क्लेम हो गया था वो कितने का हो गया था, 2 लाख का हो गया था ना। 1,70,000 पहले था, 30,000 उस पर बढ़ के मतलब 30,000 का उस पर क्लेम हुआ था। 1,70,000 तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था, बट क्लेम कितना आ गया, 2 लाख का। तो 2 लाख का क्लेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स असेट जितनी थी उतनी ही रहेंगी, करंट असेट जितनी थी उतनी रहेंगी। ठीक है, तो 18 लाख दोनों साइड का अपना टोटल आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें आपकी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल आनी चाहिए, और जो आपके जो ये जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसकी कैलकुलेशन को आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन जब काफ़ी सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। मैं इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेशन भी ला दूंगा, मतलब एक वीडियो ला दूंगा जिसके अंदर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।